हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटी और पोते के कहने पर पिता ने बनवाए ऐसे कागजात जिन्हें देखकर चारों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पोते और बेटी के कहने पर बिलास बाबू ने वकील से दोनों के खिलाफ ऐसे कागजात तैयार करवाए जिसे पढ़कर बेटे बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई और तुरंत हांफते हुए दौड़े चले आए। उनको ऐसी अवस्था में देख चारों बेटे बहू बिलास बाबू के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। तभी पीछे से पुलिस भी आ पहुंची। आप चारों ही बिलास बाबू के बेटे बहू हो? पुलिस ने तेज हवा से पूछा तो चारों ने डरते डरते हाँ में सिर हिलाया। आप लोगों ने अपने पिता की जान ली है। जैसे ही उस कड़क पुलिस वाले ने यह बोला, चारों को अपनी पूरी दुनिया ही घूमती नजर आने लगी। उस इंस्पेक्टर की बात से चारों को भयभीत होकर बिलास बाबू को देखने लगे। बड़ा बेटा बोला, साहब हमने कुछ नहीं किया। तो वकील आगे आकर बोला, पर इस नोटिस में तो ऐसे ही लिखा है कि आप लोगों ने सारी संपत्ति के लिए बिलास बाबू की जान ली है और इस नोटिस पर उनके साइन भी हैं। चारों बिगी बिल्ली की तरह हाथ जोड़कर रिरियाते हुए बोले, साहब हम सब कुछ वापस कर देंगे, बस हमें बचा लीजिए। वकील बोला, पहले यहाँ साइन कीजिए वरना हमें आप लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी होगी। दोनों बेटों ने हवा से भी तेज सारे कागजातों पर साइन कर दिए। तो बड़ी बहू तमतमाते हुए नेहा के बाल पकड़कर बोली, ज़रूर इसी ने कुछ खिला दिया होगा बुड्ढे को ताकि सारा संपत्ति खुद रख ले। कि तभी अचानक जोर का तमाचा बड़ी बहू के गाल पर पड़ा तो सामने देख चारों बेटे बहू के होश खराब हो गए। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि बिलास बाबू ने जड़ा था। बाबूजी आप जिंदा हैं तो यह सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बेटा अभी भी बड़ा करते हुए बोला तो बिलास बाबू ने जोर का तमाचा बेटे को जड़ा और बोले, जिसकी औलाद तुम्हारी जैसी हो वह तो खुद ब खुद ही मर जाए। तुम लोगों ने जो विदेश ले जाकर मेरे साथ किया उसका सबक तो तुम लोगों को मिलना ही चाहिए था। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन लोगों को यहाँ से और ऐसी कड़ी सज़ा दीजिए कि ज़िंदगी भर याद रखें। अपने पोते को मैं खुद संभाल लूँगा, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहू बिलास बाबू के कदमों में गिरते हुए बोली, बाबूजी मेरे बच्चे से मुझसे दूर मत कीजिए। लेकिन कृष्ण ने तुरंत अपनी माँ का हाथ झटका और दादाजी के गले लगा कर बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं दादाजी के साथ ही रहूँगा। बिलास बाबू ने भी कृष्ण को कसकर गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। नेहा बाबूजी के गले लगकर बोली, बाबूजी पर आपके साथ यह सब कैसे हुआ? क्या किया था इन लोगों ने आपको विदेश ले जाकर? कृष बोला, बुआ जी मैं बताता हूँ कि दादाजी के साथ मम्मी पापा और चाचा चाची ने क्या किया था। उस दिन मैं जब स्कूल से लौटा तो संध्या तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? लौट आओ, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अनाथ हो गया हूँ। यहाँ कोई पानी पूछने वाला भी नहीं है। सही कहती थी तुम, जब तक शरीर में ताकत हो इंसान को अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। तुम्हारी बात ना मानने का नतीजा भुगत रहा हूँ। तुम इस दुनिया से क्या गई? हमारे बेटों ने मुझे मजदूर बना दिया। रत्ती भर भी उनकी नज़रों में अपने बाप की कोई अहमियत, कोई कीमत, कोई इज्जत नहीं है। कहने को मुझे विदेश ले आया और देखो यहाँ मेरी हालत जानवरों जैसी की कर दी। 2 वक्त की रोटी के लिए उनका मुंह ताकता हूँ। संध्या तुम मेरा कितना ख्याल रखती थी, खाना पानी दवाई सबका ध्यान रखती थी। हर वक्त तुम्हें मेरी चिंता होती थी कि तुम चली जाओगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। क्या तुम्हें अब मेरी चिंता नहीं होती? देखो तुम्हारे पीछे मैं कितना भूखा प्यासा अपने दिन गिन रहा हूँ। कहते कहते बिलास बाबू रो रो कर अधमरे हो गए थे। तभी बिलास बाबू का पोता कृष हाथ में पिज़्ज़ा का डब्बा लेकर आया और बोला, दादाजी मैं अब ये पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, क्या आप खाना चाहेंगे? अगर ये बर्बाद हुआ तो मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी और फिर कभी मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं करेंगी। प्लीज़ इसे खा लो, बस मम्मा को मत बताना। आंखों में आंसू थे परंतु पेट में तो आग लगी थी।
बिलास बाबू ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ फैलाया। हाँ बेटा, भूखे तो वो बासी रोटी भी अच्छी लगती है। फिर ये तो पिज़्ज़ा है, दे दो मुझे, मैं खा लूँगा, जुग जुग जियो। जैसे ही बिलास बाबू ने हाथ आगे किया, झटके से पिज़्ज़ा का डब्बा उनकी बहू प्रिया ने उनसे छीना और धड़ाम से उनकी कमर में पास बड़ा बेलन दे मारा, जिस कारण वो बिलबिलाते रह गए। बड़े चटोरे हो गए हैं ससुर जी, शर्म नहीं आती? बच्चे का खाना उसे फुसलाकर खा रही हैं। क्रिश रोता हुआ बोला, नहीं मम्मा, दादाजी ने नहीं मांगा था, मैंने दिया था। प्रिया ने क्रिश को आंखें दिखाई और बोली, क्रिश, तुमने कहा था कि तुम्हें पार्टी में नहीं जाना, तुम्हें भूख लगेगी, इसीलिए मैंने ये मंगवाया। अगर नहीं खाना है तो फ्रिज में रख दो, कल खा लेना, कम से कम बर्बाद तो मत करो। ऐसे घर के कुत्तों के ऊपर खाना बर्बाद मत करो। इतना कहकर प्रिया ने क्रिश को वहाँ से भेज दिया। बिलास बाबू बोले, बहू, क्यों बच्चों को गलत बात सिखाती हो? आज नहीं तो कल यही बातें तुम्हें कष्ट देंगी। प्रिया बोली, आप तो रहने दीजिए, आपको पता है विदेश में खाना कितना महंगा मिलता है। आपकी चौकीदारी की कमाई से इतना पैसा मिल जाता है, उससे कुछ नहीं होगा, समझे? बिलास बाबू, वो ले बहू, तूने सुना होगा, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। मैं यहाँ गार्ड की नौकरी करने नहीं आया था। तुम लोगों ने मुझे सपने दिखाए और यहाँ सिवाय अपमान और भूख के सिवा मुझे क्या मिला? मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाता हूँ और शाम में आता हूँ। घर आकर रसोई में एक रोटी नहीं मिलती है। तुम ही बताओ, मैं दिन भर का भूखा प्यासा कैसे जी पाऊंगा? प्रिया बोली, हे भगवान, कितना झूठ बोलते हैं। सुबह जो ब्रेड जाम और चाय पीकर जाते हैं, वो क्या मम्मी जी ऊपर से आकर आपको खिलाती हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए टिफ़िन बनाकर दूं? भूल जाइए, यहाँ नौकर रखना मुश्किल है। मैं अपने पति और बच्चे को बनाकर खिलाती हूँ तो आपको भी दे देती हूँ, फिर भी आपका पेट नहीं भरता। बिलास बाबू बोले, बहू, रवि खाना खाकर दफ्तर चला जाता और फिर वही खाता है। क्रिश भी अपने स्कूल में ही खाता है। तुम दोपहर में अपनी सहेलियों के घर चली जाती हो और खाना नहीं बनाती हो। मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ और रात में तुम लोग अक्सर बाहर चले जाते हो। मैं तो महीने के 28 दिन भूखा ही सोता हूँ। क्या मेरी तनख्वाह से 2 रोटी भी नहीं आ पाएगी? अगर ऐसा है तो मुझे गार्ड की नौकरी क्यों करवाते हो? इससे तो अच्छा मैं अपने देश में रह लेता। तभी रवि आया और बोला, ये क्या शोर लगा रखा है? बाहर एक रोटी की आवाज़ आ रही है, सब सुनेंगे तो कहेंगे भिखारी का परिवार है। और पापा, आपको इतनी भूख कब से लगने लगी? जब खुद कमाते थे तो हमें खिलाते थे, पर खुद नहीं खाते थे। जैसे ही बेटों की कमाई पर रहने लगे, आपको भूख कुछ ज़्यादा ही लगने लगी है। बिलास बाबू बोले, सही कहा बेटा तुमने। माँ बाप तो अपने मुंह का निवाला भी बच्चों को खिला देते हैं, ये सोचकर कि बुढ़ापे में यही बच्चे उनकी भूख मिटाएंगे। पर होता क्या है? वो बोला, फालतू की बात मत कीजिए, यहाँ तक आपकी नौकरी है, वो शुक्र मनाइए। पुरानी सोसाइटी वाले आपको पहचानते नहीं हैं कि हमारा रिश्ता क्या है। आपकी कुछ कमाई ही तो होती है, विदेश में बैठकर ऐसे कोई नहीं खिलाता। और तुम प्रिया, फ्रिज में कुछ रखा है तो दे दो और इनका मुंह बंद करो। मैं बहुत थक गया हूँ, बस एक ड्रिंक दे देना, मैं सो जाऊँगा। इतना कहकर रवि वहाँ से चला गया। प्रिया फ्रिज से 2 दिन पहले की खिचड़ी निकालकर बिलास बाबू के सामने रख दी और 4 बातें सुनाते हुए चली गई। बिलास बाबू सोचे, अगर ये ठंडी खिचड़ी खाऊंगा तो कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। जो मुझे 2 रोटी के लिए तरसा रही हैं, वो क्या दवाई लाकर देंगे? यही सोचते सोचते वो स्टोर रूम के एक कोने में गद्दे पर करवटें बदल रहे थे और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। बिलास बाबू के 3 बच्चे, 2 बेटा और 1 बेटी। बड़ा बेटा रवि और किशन, बेटी नेहा की शादी उन्होंने आकर के अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी की थी। दोनों बेटे विदेश में रहते थे। छोटा बेटा किशन एक मल्टीनेशनल कंपनी में खूब पैसे कमा रहा था, पर पिता के लिए उसके पास वक्त नहीं था, तो अपने भाई को उनके खर्चे के नाम पर कुछ पैसे दे देता और अपनी जिम्मेदारी निभा लेता। अभी 6 महीने पहले बिलास बाबू की पत्नी संध्या जी का देहांत हुआ था। समाज परिवार वालों ने कहा, औरत तो बिना पति के फिर भी निर्वाह कर लेती है,
क्योंकि वो बहू की मदद कर देती है तो उसे रखने में कोई तकलीफ नहीं होती। पर वृद्ध पिता को कौन रखेगा? नेहा की शादी को अभी 1 साल ही हुए थे, फिर भी वो आगे बढ़कर पिता की जिम्मेदारी लेने को तैयार हुई और बोली, मेरे पापा कोई बोझ नहीं हैं और वो कोई सम्मान नहीं है कि उनका बंटवारा किया जाए। पापा मेरे साथ रहेंगे। दोनों भाइयों की इज्जत पर बनाई। प्रिया ने रवि को सुझाव दिया कि अगर पापा यहाँ रह जाएंगे तो अपनी सारी संपत्ति नेहा के नाम लिख देंगे। बेहतर होगा उन्हें अपने साथ ले चलते हैं, कुछ तो काम आएंगे। वैसे भी विदेश में नौकर कहाँ मिलते हैं। और फिर पापा जी घर में रहेंगे तो कृष की भी देखभाल होती रहेगी। दोनों भाइयों ने कहा, नेहा तुम पर तुम्हारे घर की जिम्मेदारी है, उसे संभालो। अब इस देश में उनका क्या ही बचा है और तुम ध्यान नहीं रख पाओगी तो हम पापा को विदेश ले जाकर रखेंगे। कोई ले गया होगा आपको विदेश, पर हम ले जाएंगे। बिलास बाबू भी खुश थे कि उनके बच्चे उनका ध्यान रखने के लिए लड़ रहे हैं, पर हमेशा उन्हें संध्या जी की याद आती थी। वो कहती थी, जब तक शरीर में ताकत हो इंसान को अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। वक्त और इंसान कब बदल जाए कोई नहीं जानता। क्रियाक्रम खत्म हुआ। दोनों बेटों ने विदेश के सपने दिखाकर गांव की जमीन घर सब बेचकर पैसों को आपस में आधा आधा बांट लिया और बिलास बाबू को लेकर चले गए। किशन की पत्नी लीजा ने किशन से कहा, हमारी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं और तुम अपने घर में बुढ़े पिता को मेरे साथ रखना चाहते हो ना? वह किशन को एक आइडिया आया। उसने रवि से कहा, भैया आप लीजा को जानते हैं, वो भारतीय संस्कृति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती है। भाभी तो फिर भी पापा के साथ रह सकती है। अगर आप पापा को अपने साथ रखते हैं तो मैं 6 महीने का उनका खर्चा आपको दे दूंगा। रवि को लालच आया और उसने हाँ कर दी और बिलास बाबू को अपने साथ लेकर चला गया। माँ की क्रियाक्रम में जाने से पहले रवि ने अपने लिए घर देख रखा था। अभी पिता और भाई से मिले पैसे भी आ गए थे। वो सीधा अपने नए घर में चला गया। 15 दिन बिलास बाबू के बहुत अच्छे से बीते। एक रोज़ प्रिया बोली, रवि पूरे दिन पापा जी बैठे रहते हैं, इनका मन भी नहीं लगता है, तो क्यों ना पापा जी को अपनी पुरानी सोसाइटी में गार्ड के काम पर लगा दें। पापा जी को तो वहाँ कोई जानता भी नहीं है, इसी बहाने घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। बिलास बाबू आश्चर्य से बहू को देखने लगे। उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया गया, ना उनसे कुछ पूछा गया, सीधे फरमान सुनाया गया। प्रिया ने धीरे से रवि के कान में कहा, मेरी किटी पार्टी का खर्चा भी निकल आ जाएगा। रवि ने कहा, जो करना है करो, बस ध्यान रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है। वो दिन और आज का दिन। बेचारे बिलास बाबू बुढ़ापे में सोचे थे बेटों के साथ विदेश जा रहा है तो सुख की जिंदगी जीऊंगा, पर उन्हें क्या मालूम था कि पैसों के लालच में बेटे बहू उनसे मजदूरी करवाएंगे। अचानक से प्रिया की आवाज़ से वो यादों से बाहर आए। पापा जी लीजिए, नेहा दीदी का फ़ोन है। क्या आपने उन्हें बताया नहीं है कि हमारे सोने और जागने का टाइम क्या है? अरे वहाँ सुबह होगी पर यहाँ तो रात हो गई है। जल्दी से बात कीजिए और मुझे मेरा फ़ोन वापस कीजिए। नेहा ने सारी बातें सुन ली। पापा आप कैसे हैं? बहुत वक्त हो गया आपने फ़ोन नहीं किया, ना ही आपकी कोई खबर मिली। किशन से पूछी तो वो बोला कि आपका मन भैया के घर पर लग रहा है तो आप भैया के साथ रहते हैं। बिलास बाबू चुप हो गए। वो कहना तो बहुत कुछ चाहते थे पर सामने प्रिया खड़ी थी। बेटा तुम्हारी माँ क्या गई, अपने साथ मेरा सुख चैन भी ले गई। यहाँ अभी रात हो रहा है, बहू की नींद खराब हो जाएगी, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। प्रिया झटके से उनके हाथ से अपना फ़ोन ली और बुदबुदाते हुए चली गई। 2 दिन बाद प्रिया घर से बाहर जा रही तो बोली, पापा जी कृष घर में रहेगा तो आज खाना बना दी हूँ। रसोई में कुछ बर्तन हैं और बाथरूम में कुछ कपड़े हैं, उन्हें धो दीजिएगा। ध्यान रहे कृष के खाने के बाद ही आप खाएंगे। बिलास बाबू की जिस दिन छुट्टी होती थी प्रिया उनसे घर के काम करवाती थी। अचानक से कृष के फ़ोन पर नेहा का फ़ोन आया। कृष खुश होकर बोला, दादू बुआ का फ़ोन है, आप बात करो, मैं टीवी देखने जा रहा हूँ। पापा आप कैसे हैं?
इतना सुनना था और बिलास बाबू फूट फूट कर रोने लगे और बोले, बेटा, तुम्हारे भाइयों ने मेरा बंटवारा किया और रवि ने मुझे यहाँ किसी को बेच दिया और वो मजदूरी करवा रहे हैं। तुम जानती हो, तुम्हारा बाप जो लोगों को शिक्षा देता था आज एक बिकाऊ गार्ड की नौकरी कर रहा है। इतना ही नहीं, महीने के आधे दिन तो मैं भूखा ही सोता हूँ। काश कि संध्या मुझे छोड़कर नहीं जाती तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं हुई होती। जब ईश्वर को पता था कि मेरी औलाद ऐसी होगी तो मुझे भी संध्या के साथ क्यों नहीं ले गए। आखिर मैं क्या पाप किया था जो मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। बिलास बाबू ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। नेहा सब समझ गई। अगले दिन नेहा ने बाई को फ़ोन किया और बोली, भैया, आप पापा की अकेले अकेले सेवा कर रहे हैं, मुझे भी तो मौका दीजिए, मेरी भी इच्छा है उनकी सेवा करने की। रवि ने बहुत टालने की कोशिश की पर नेहा जिद पर अड़ी रही और बोली, कम से कम 1 महीने के लिए भेज दीजिए, मैं फिर से उनका टिकट करवाकर आपको भेज दूंगी। रवि ने सोचा, चलो कोई खर्चा नहीं होगा और आना जाना भी हो जाएगा। ये सोचकर बिलास बाबू को 3-4 कपड़ों में ही वापस भेज दिया ताकि वो वापस लौट कर आ सके। कृष बुआ से मिलने की जिद करने लगा तो जबरदस्ती वह भी दादा के साथ लौट आया। नेहा दोनों को लेने एयरपोर्ट गई। जैसे ही पिता को देखी उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। जिस हट्टे कट्टे पिता को उसने 6 महीने पहले विदा किया था वो सूख कर कांटा हो गए थे, मानो खाने पीने को नहीं मिलता हो। बेटी को देखते ही बिलास बाबू बच्चों की तरह लिपट कर फक फक कर रोने लगे। मेरी बच्ची, कैसी हो तुमने मुझे उस नर्क से निकाला। नेहा उन्हें अपने साथ ले गई। 4-5 दिन तक बिलास बाबू की खूब सेवा की, जूस पिलाया, दूध, फल और खाना पीना टाइम पर। 5 दिन में ही बिलास बाबू की रौनक बदल गई। उसके सास ससुर ने भी बिलास बाबू का पूरा ध्यान रखा। पर बिलास बाबू ने कहा, बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, पर मैं वापस भी नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे तुम किसी आश्रम में भेज दो, क्योंकि मैंने अपने ही हाथों अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों को देकर बहुत बड़ी भूल की है। नेहा के ससुर ने बिलास बाबू को कुछ सुझाव दिया तो अगले दिन नेहा का एक मित्र पेशे से वकील था, उसने सारी बात कर ली। फिर नेहा अपने ससुर जी के साथ बिलास बाबू को लेकर उनके ऑफिस पहुंची। वकील ने कहा, अंकल जी, जैसा आप लोगों ने कहा है बिल्कुल ही वैसा ही होगा और साथ में आपके हर महीने का खर्चा आपके बेटे को देना ही पड़ेगा और ऊपर से उन्होंने धोखा दिया है तो आपकी सारी संपत्ति भी उन्हें लौटानी होगी। इतना कहकर उसने कागज तैयार किया। बिलास बाबू ने तनिक भी देर नहीं की और उस पर साइन कर दिया। दोनों बेटों को नोटिस गया। उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। प्रिया ने बहुत हंगामा किया तो रवि बोला, तुम समझती नहीं हो, अगर हिंदुस्तान गए तो बहुत बेइज्जती होगी और उल्टा 2-4 केस ठोक देंगे और खर्चा हो जाएगा। बेहतर है उनका पैसा लौटा दें और उन्हें महीने का खर्च भेज दें। अब तो हिंदुस्तान से हमारा रिश्ता भी खत्म समझो। लेकिन अगले ही पल जब उन्हें हिंदुस्तान लौटने के सख्त आदेश मिले तो चारों बेटे बहू हवा से भी तेज दौड़ते हुए तुरंत घर पहुंचे। बिलास बाबू ने यह सब ड्रामा अपने बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए किया था। चारे बेटे बहू बिलास बाबू के पैरों में गिर पड़े तो बिलास बाबू अपने ख्यालों से बाहर आए। बाबूजी, आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। जितनी भी संपत्ति है आप ले लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बिलास बाबू नहीं माने और चारों को पुलिस के हवाले कर दिया। बिलास बाबू अपनी बेटी के घर खुशी खुशी रह रहे थे, जहां उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन बिलास बाबू एक रोज़ सुबह सुबह कहीं निकल गए, फिर घर आकर कुछ निर्णय लिया और एक बैग में संध्या जी की तस्वीर रखी और कुछ सामान लेकर बेटी से बोले, बेटा, मैंने पता किया, कुछ ही दूरी पर एक अच्छा सा घर लिया है। मैं चाहता हूँ अब मैं और कृष वहाँ जाकर रहें। कृष की पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और अपने जैसे लोगों की सेवा करूंगा और इन्हीं के साथ अपना वक्त बिताऊंगा। हाँ, समय निकाल कर तुम मुझसे मिलती रहना, इससे ज़्यादा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। बेटों ने तो मजदूरी करवाई पर तुमने मुझे स्वाभिमान से जीना सिखाया। सच कहती थी संध्या,
तुम उसकी परछाई हो। बिलास बाबू अब अपने पोते के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं, जहां वह अपने पोते के साथ साथ मोहल्ले के सभी छोटे बच्चों को पढ़ाकर एक सम्मान की जिंदगी जीना सिखाते हैं। उन्हें वहां बेइज्जती नहीं, सम्मान महसूस होता है, क्योंकि वो अपने पैसों पर रह रहे हैं। वहां वह मजदूरी नहीं, बल्कि स्वेच्छ से लोगों की सेवा कर रहे हैं। अपनी बची हुई संपत्ति उन्होंने अपनी बेटी और पोते के नाम कर दी और बेटों से सदा के लिए रिश्ता तोड़ दिया, और ना ही क्रिश कभी लौटकर अपने माता पिता के पास गया। अब तो वो इतना बड़ा हो चुका था कि बिलास बाबू ने उसकी शादी भी करवा दी, जहां उसकी पत्नी उनकी खूब सेवा करती और उन्हें बड़ा मान सम्मान देती। बिलास बाबू आज अपने पोते और उसकी पत्नी के साथ बहुत खुश हैं। मित्रों, आप बताइए, बिलास बाबू का फैसला क्या सही था? क्या उन्हें फैसला और पहले ले लेना चाहिए था? क्या उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी बेटी को देकर सही कदम उठाया? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।